जय माता दी बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग को हिंदी में हम लागत लेखांकन भी कहते हैं। जनरली ये देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। सीए, सीएस और सीएमए में भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लागत लेखांकन हिंदी में इसको कहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरत है आज के परिवेश में, ये पहले मैं आपको बताऊंगा। आज की डेट में क्या है कि हर प्रोड्यूसर, उत्पादक जो है, अपना सामान कम से कम लागत में बनाना चाहता है। कम से कम लागत में सामान को बनाने के लिए ज़रूरी है कि उत्पादन की लागत को कैसे कम किया जाए। तो उत्पादन की लागत को कम करना यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे तो मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे और अपने जो भी कंपटीटर हैं उनके मुकाबले सस्ता और अच्छा सामान दे पाएंगे, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी गुड्स, तो मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ने की शुरुआत है या कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आया शुरू में, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो कॉस्ट कंट्रोल था। अब जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। जो भी कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको सिस्टम से लिखने को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब एक डिफिनीशन ले लिया आर गुप्ता की दी हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर बाय एक्सपेंडिचर इज एनालाइज्ड टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड टू शो हाउ सच कॉस्ट इज मेड अप। इनका कहना है कि लागत लेखांकन एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत खर्चों को एनालाइज करते हैं और किसी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट पता करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेचर पे। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम फीचर भी कहते हैं। द कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मेन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। कॉस्ट, क्योंकि जहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग नेसेसरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग है वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेसेसरी है। हर कंपनी को, हर फर्म को फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करना ही है, इसलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट कहते हैं। दूसरा, नॉलेज अबाउट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की दूसरी विशेषता है, फीचर्स है, यह हमें कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है। कॉस्ट अकाउंट के थ्रू हम आसानी से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट पता कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यह वैज्ञानिक ढंग से लेखा करने की एक विधि है। वैज्ञानिक ढंग से लेखा करने की एक विधि है, इसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। लागत लेखांकन विज्ञान भी है और कला भी है। फिर वही जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में था, ये साइंस क्यों है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, इसलिए साइंस है। और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड इज नोन एज आर्ट, और सबसे बेहतरीन मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे आर्ट भी कहते हैं। देयरफॉर कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसमें मटेरियल का पूरा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का पूरा डिटेल होता है कि यह मटेरियल कहाँ पे खर्च हो रहा है, लेबर कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल आ रहे हैं और ओवरहेड कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। इस प्रकार से कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल में अगर कहीं हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वही चीज़ लेबर में भी और वही चीज़ एक्सपेंसेस में। तो चूँकि पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। और सिक्स और इम्पोर्टेंट फीचर्स, नॉलेज ऑफ कॉस्ट एंड इनकम्प्लीट वर्क। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताता है
कि हमारा कितना काम पूरा हुआ है, कितना काम पूरा नहीं है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट वर्क्स प्रोवाइड बाय द कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट के थ्रू हम जान सकते हैं कितना कंप्लीट वर्क है और कितना इनकम्प्लीट वर्क है, जो कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जान नहीं सकते। समझ में आ गया। फिर आते हैं हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट असेसमेंट, लागत का निर्धारण, लागत का निर्धारण। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करना, वो चाहे कॉस्ट पर यूनिट है या टोटल कॉस्ट हो। दूसरा होता है कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण। कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है लागत का नियंत्रण करना। जैसा कि मैं शुरू में बताया कि आज के युग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी बिजनेस में है वो अपने लागत को कम करना। लागत को कम हम कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करके, मिनिमाइज करके, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा है डिटरमाइनिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निश्चित करना या विक्रय मूल्य निर्धारण करना। किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य का निर्धारण उसकी लागत के आधार पर किया जाता है। वैसे विक्रय मूल्यांकन की बहुत सारी सिस्टम है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना लागत के जानकारी के, बिना कॉस्ट के नॉलेज के हम किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस तय नहीं कर सकते। फोर्थ, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, प्रबंधकीय निर्णय में सहायक। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बताता है, मैनेजमेंट को यह हेल्प करता है कि हम प्रोडक्शन को कम कर दें, प्रोडक्शन को बढ़ा दें या उस प्रोडक्शन को बंद कर दें। इस तरह से डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। फिर होता है प्रॉफिट असेसमेंट, लाभ का निर्धारण करना। लागत लेखांकन हमें प्रॉफिट तय करने में भी हेल्प करता है कि हमें कितना प्रॉफिट लेना है, 0 प्रॉफिट लेना है, 5% लेना है, 10% लेना है, 20% लेता है। अगर हमें कॉस्ट के बारे में पहले से जानकारी होगी तो हम प्रॉफिट भी तय करने में हमें आसानी होगी। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कुछ वैधानिक प्रावधान होते हैं। वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कुछ कंपनियों को कॉस्ट अकाउंटिंग रखना बहुत ही ज़रूरी है। वैधानिक, जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वहाँ पर कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है। हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड फार्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, लागत लेखांकन हमें प्लानिंग करने में, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम जान सकते हैं कि कितना उसमें रॉ मटेरियल लगना है, कितना लेबर लगना है, तो उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग रिलायबल कॉस्ट डाटा, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें रिलायबल कॉस्ट डाटा अवेलेबल कराता है, जो हमें प्लानिंग करने में या पॉलिसीज बनाने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंट के डाटा से ही हम फ्यूचर की प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं। हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग, देखिए वो रिपीट पॉइंट हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें भविष्य के अनुमान लगाने में भी सहायक होता है। हम देखते हैं कॉस्ट की बढ़ रहा है, घट रहा है, मटेरियल की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, लेबर चार्जेस किस रेशियो में घट बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कितना उसमें यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे फ्यूचर में होने वाले प्रोडक्ट का हम कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केट को बना सकते हैं। फिर आता है फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वही चीज़ें लगभग है। कॉस्ट कंप्यूटेशन, लागत की गणना करना, लागत की गणना
किसी प्रोडक्ट को बनाने में कुल कितना खर्चा आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, फिर वही चीज़ें, लागत नियंत्रण करना, कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। लागत नियंत्रण हमने बताया कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव भी है। तीसरा डिटरमाइनेशन ऑफ टेंडर प्राइस, हिंदी में इसको निरख पत्र भी कहते हैं। टेंडर बहुत से लोगों ने सुना भी होगा टेंडर वर्ड के बारे में। टेंडर वर्ड के बारे में, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर को ठेका लेना होता है तो टेंडर फॉर्म भर के देता है। वो टेंडर फॉर्म किसके बेसिस पे होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिस पे होता है। डिटरमिनेशन है फ्यूचर प्राइस पॉलिसी, फ्यूचर में हम अपनी प्रोडक्ट की क्या प्राइसेस रखेंगे ये कॉस्ट बेसिस पे तय होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि फ्यूचर में किस रेशियो में प्राइसेस चेंज होने वाली हैं और उसी के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस तय कर सकते हैं या प्राइस पॉलिसी को एडॉप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस या एडवांटेज, लागत लेखांकन का महत्व। तो लागत लेखांकन क्या क्या महत्व या लाभ है इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। एडवांटेज टू प्रोड्यूसर एंड मैनेजर, एक मैनेजर को या उत्पादक को क्या लाभ होता है? पहला, डिटेल्ड एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम 2 ईयर का या 2 अलग अलग समय के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, लागत को हम कंपेयर कर सकते हैं, डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि हमारा लागत बढ़ा तो क्यों बढ़ा और घटा तो क्यों घटा, और उसके बेसिस पे आगे के लिए और हम तैयारी कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन लेबर, लेबर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेबर कंट्रोल कैसे होगा? हम ये कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारा लेबर किस पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेबर चार्ज कहाँ पर ज़्यादा है, हमारा लेबर बैठा तो नहीं रहता, लेबर का कितना यूटिलाइज हो रहा है, वेस्टेज टाइम कितना हमारा है। इससे हम अपने जो लेबर है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और लेबर चार्ज कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अपने आप कम हो जाएगा। कंट्रोल ऑन मटेरियल एंड स्टोर, किसी सामान को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मटेरियल का होता है। बिना मटेरियल हम किसी सामान को बना नहीं सकते। मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट होता है, तो हम किसी सामान को बनाते वक्त मटेरियल में होने वाले वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि कहाँ पे मटेरियल ज़्यादा खर्च हो रहा है या कहाँ उसका वेस्टेज हो रहा है। चौथा है कंप्लीट यूज ऑफ मशीन। देखिए, जहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है वहाँ पर ये देखना होता है कि आपने मशीन तो खरीद ली लेकिन मशीन का यूज हो ही नहीं रहा है। तो जब मशीन का प्रॉपर यूज नहीं होता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? बढ़ जाती है। तो हम मशीन का प्रॉपर यूज करेंगे जिससे कि कॉस्ट को रिडक्ट किया जा सके, कॉस्ट को कम किया जा सके। ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा है नॉलेज फॉर प्रॉफिटेबल एंड द अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट। लागत लेखांकन या कॉस्ट अकाउंटिंग में बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सा प्रोडक्ट नॉन प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम हर प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। इससे हमें प्रॉफिट निकालने में आसानी होती है और ये पता आसानी से चल जाता है कि किस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, या किस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है। इस तरह लॉस जिस डिपार्टमेंट पे हो रहा है या जिस प्रोडक्ट पे हो रहा है उसको हम बंद कर देंगे और बाकी को चालू रखेंगे। फिर हमारा आता है हेल्पफुल इन डिटरमाइनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा प्री डिटरमाइनेशन कॉस्ट होता है। हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के पहले एक अनुमानित लागत निकालते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कहते हैं कि प्रीवियस ईयर में किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया था, तो आज के माहौल में या आगे जो फ्यूचर में प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। हेल्पफुल इन डिटरमाइनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, मैं पहले बता चुका कि विदाउट कॉस्ट हम किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस तय नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस के लिए ज़रूरी है कॉस्ट के बारे में पता होना। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में पता है तो हम सेलिंग प्राइस आसानी से उसकी तय कर सकते हैं। हेल्पफुल इन फार्मूलेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिसी एंड बजटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम फ्यूचर पॉलिसी और बजट को बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट डाटा अवेलेबल होते हैं और कॉस्ट डाटा के बेसिस पर ही हम कोई भी
पॉलिसी बनाते हैं। फिर आता है हेल्पफुल डिटरमाइनिंग एंड द इनहेंसिंग एफिशिएंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम अपनी एफिशिएंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। फिर आता है हेल्पफुल इन प्रॉपर मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे मिले। अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है तो हम उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। और कॉस्ट अकाउंट के थ्रू जो कि हमें डीप नॉलेज रहती है लेबर, मटेरियल, एक्सपेंसेस का, इसलिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में भी हेल्प मिलता है। हेल्पफुल इन एनालाइजिंग कॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका महत्व है वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना। हम एनालाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हम वहाँ एनालाइज नहीं कर पाते कि हमारा प्रॉफिट है ज़्यादा तो क्यों ज़्यादा है और कम है तो क्यों है, लॉस है तो क्यों है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आसानी से पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस किन कारणों से प्रॉफिट हो रहा है और किन कारणों से लॉस हो रहा है। 12th है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जनरली बैलेंस शीट पीएल बनता है वो साल के अंत में बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए एडवांटेज टू एम्प्लॉय। एडवांटेज टू एम्प्लॉय में अंदर हम पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, लेकिन एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एम्प्लॉय को सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये होता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी के जो लेबर्स होते हैं उनकी सैलरी बढ़ जाती है। दूसरा, जहाँ भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई होता है, जनरली जो वेज का सिस्टम है वो इंसेंटिव वेज सिस्टम होता है। इंसेंटिव वेज सिस्टम से क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, उनको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है। डायरेक्ट मोटिवेशन से उनकी सैलरी भी बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छा कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी होता है। इस प्रकार से एम्प्लॉय की सैलरी और बोनस बढ़ जाती है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। फिर होता है एडवांटेज टू कस्टमर्स या कंज्यूमर। ग्राहकों को क्या लाभ है। कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ग्राहकों को ही मिलता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू अगर कॉस्ट कम आएगी प्रोडक्ट की तो उसकी सेलिंग प्राइस भी कम होगी, और सेलिंग प्राइस कम होगी तो उसका फ़ायदा भी कस्टमर को मिलेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कस्टमर को बेनिफिट क्या होता है कि सस्ती और अच्छी वस्तुएं उनको उपलब्ध हो जाती है। एडवांटेज टू क्रिएटर एंड इन्वेस्टर। क्रिएटर इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है, तो पहले क्रिएटर के बारे में पता करें। रॉ मटेरियल की सप्लाई क्रिएटर देता है मैन्युफैक्चरर को, तो क्रिएटर को ये कॉस्ट अकाउंट के थ्रू पता रहता है कि मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है तो क्रिएटर जो है उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं और उसको मिल जाएगा। यही चीज़ इन्वेस्टर्स का होता है। इन्वेस्टर को मालूम है कि जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है वो प्रॉफिटेबल है, उसमें कोई पैसा नहीं डूबेगा, तो वो इस इन्वेस्टमेंट करता रहता है क्योंकि उसको प्रॉपर रिटर्न मिलता रहेगा। एडवांटेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एक फ़ायदा है कि गवर्नमेंट कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है। पब्लिक यूटिलिटी की जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसका कॉस्ट कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, इसीलिए पब्लिक यूटिलिटी चीज़ों में कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना कंपलसरी होता है। सरकार को दो बेनिफिट हैं, एक तो पब्लिक को सस्ता, अच्छा, यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकती है, और दूसरा उसको प्रॉपर टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अब आते हैं लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन मीन क्रिटिसाइज। क्या क्रिटिसाइज है इसका। कंक्लूजन और नॉन रिलेटेबल। कहते हैं ये कंक्लूजन है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इसका कोई रिलेबल नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके जो डाटा होते हैं पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते। डिफ़िकल्टीज इन मैनेजरियल वर्क। इसमें कहते हैं प्रबंध कार्य में कठिनाई। आलोचकों का यह भी कहना है कि इसके अंतर्गत लेखांकन का कार्य बहुत बढ़ जाता है, अकाउंटिंग वर्क बढ़ जाता है, इससे मैनेजरियल वर्क में प्रॉब्लम आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ नॉट नेसेसरी। कुछ लोग का मानना है कि लागत लेखांकन आवश्यक नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू
हम आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी नहीं है। फेल्यूर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन सब इंडस्ट्री, कुछ उद्योगों में लागत लेखांकन की असफलता, अनेक उद्योगों में लागत लेखांकन पूर्ण तरह असफल रहा है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी नहीं है। फिर तुम्हारा कास्ट रिजल्ट डिफर फ्रॉम द फाइनेंशियल रिजल्ट, लागत परिणाम वित्तीय परिणामों से भिन्न होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग होते हैं, इसलिए बहुत बार डाउट्स और सस्पेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा कम हो जाता है। फिर होता है कास्ट अकाउंटिंग इज नॉट ए इंटरेस्टिंग सिस्टम, कुछ लोगों का मानना है कि कॉस्ट जो अकाउंटिंग है वो रुचिपूर्ण नहीं है, इसलिए मन लगा कि लोग इसमें काम नहीं करते। एक पॉइंट इसमें 7th है जो लिखना मैं भूल गया हूँ, वो है कि इट इज एन एक्सपेंसिव सिस्टम, यह एक खर्चीला प्रणाली है। जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी तरह लग्जरियस है, क्योंकि छोटे स्तर पे तो कॉस्ट आसानी से हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से हमें कॉस्ट अकाउंट सिस्टम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को एक लिमिट, जिनको कंपलसरी हो तो रखेंगे, लेकिन जो नहीं भी रखते हैं, अगर एक लिमिटेड रूप में इसको एडॉप्ट करें तो कंपनी के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने आप में कोई डेमेरिट्स नहीं है, डिमेरिट्स उसके यूज करने वालों पे होती है, क्यों आप अपनी संस्था के अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसका फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और लिमिटेशन क्या है। ठीक है, थैंक यू, जय माता दी।